मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। राहुल नहीं आया क्या आज? मॉर्निंग सर। आए हैं अरे सर। मिनट बारे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे लिख दिया आज? ब्लू मून एंड ब्लड मून क्या होता है? कुछ कह रहे थे सर? ब्लू मून क्या होता होगा? ब्लू मून और ब्लड मून ये क्या होते हैं? मैं भाभी ब्लू मून ईयर। पता है कोई? सर एक ही मंथ में जब दो वो फुल मून हो जाता है तो फिर सेकंड वाले फुल मून को सर ब्लू मून बोलते हैं। ब्लू मून क्या है? वो तो ईयर नहीं नहीं, ये मतलब कि वो तो हो गया, ठीक है ब्लू मून। तो ब्लू मून है क्या? सेकंड वाला पहला वाला क्या है? सर पहले वाला सुपर मून है। ठीक है सर। जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काटते हुए पृथ्वी के सबसे करीब होता है तो क्या कहते हैं, पूर्णिमा का दिन चंद्रमा व पृथ्वी के नजदीक तय हो जाता है। ऐसी घटना को सुपर 14% मून, बड़ा एवं 30% अधिक हाँ, चमकदार दिखाई देता अधिक है, चमकदार दिखाई देता है। ऐसी घटना को वो सुपर मून सुपर कहते मून हैं। कहलाते हैं। हाँ अगर दो बिल्कुल। बार अगर 2 बार 30 दिन में हो जाए तो उसे ब्लू मून कहेंगे। और जिस साल ये ऐसा घटना घटित होती है उसे ब्लू मून ईयर ईयर कहते हैं। देखो यहाँ पर जो अ, चंद्रमा है, ये पृथ्वी का चंद्रमा है, सबसे करीब है। पेरिजी, पेरी मतलब कि उपभू। उपभू की दिशा में है, तब 3,56,000 किलोमीटर दूर होता है। ठीक है। और सबसे दूर मतलब अपभू, अपोजी। अपोजी जैसे हीलियम था उसको हटा करके अब जी लगा दो, अपोजी, है ना? तो ये हो जाएगा 4,10,000 किलोमीटर। तो इस कंडीशन में जब आता है और उस समय पूर्णिमा हो, उसी समय पूर्णिमा हो, तो जो चंद्रमा है नॉर्मल कंडीशन ज्यादा, क्योंकि नजदीक है थोड़ा बड़ा दिखाई देगा और थोड़ा ज्यादा चमकीला दिखाई देगा, है ना? तो इसे कहते हैं सुपर मून की घटना। जब यहाँ पर है और पूर्णिमा की दशा आ गई है तो उसे कहते हैं सुपर मून। और जब 2 बार सुपर मून हो जाए 30 दिन के भीतर, इट मीन 30 डेज, तो उसे कहते हैं, दूसरा वाला कहते हैं ब्लू मून, और वो साल कहलाता है ब्लू मून ईयर। ठीक है, ब्लू मून ईयर। ब्लू मून ईयर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ठीक है, 3 साल, 3 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल, 2 साल, मतलब 3 2 ईयर इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। इस तरह से आता है, जैसे कि 2 साल में गया तीसरी साल आ गया, फिर 2 साल में गया तो तीसरी साल आ गया, फिर उसके बाद दूसरे साल ही आ गया। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। सर ये चंद्रमा जब पृथ्वी के नजदीक रहती है उसको अपभू बोल रहे एकदम हैं। रहती नहीं, रहता है भाई, लड़का है। जी हाँ, रहता है। क्या बताओ, मामा है ना, चंदा मामा कहते हैं, हाँ सर। तो फिर मेल है ना फिर। इन्होंने माँ भी बना रखा है।
तो बोल रही रहती है कि नहीं? हाँ बताओ। ऐसा लैंग्वेज का इशू हो जाता है। हाँ बताओ, क्या क्या कह रही थी? तब सर ये पहले वो था ना पेरिहिलियन एपिहिलियन, लेकिन अभी ये उप्स और अप्स क्या है, उपभू और अपभू है सर। तो ये चंद्रमा जब नजदीक रहता है तो उसको अपभू बोलते हैं, और जब दूर है तो सॉरी, नहीं जब नहीं नहीं नहीं, नजदीक है तो देखो देखो, उपभू, हाँ, और और जब जब दूर है दूर है तो तो अपभू। अपभू। ओके हाँ सर। ठीक है। अपभू उपभू, जैसे उपसौर मतलब सूर्य से दूरी, मतलब नजदीकी क्या है कितनी, है ना, उसके लिए उपसौर अपसौर का इस्तेमाल करते थे। सेम उसी तरह से यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं दूसरा टर्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिडरल डे वगैरह हो गया था ना। हम्म? हो गया था। सर ब्लड मून भी एक बार बता दीजिए। बताया। ब्लड मून आता है इक्लिप्स के पहले और इक्लिप्स के बाद। जैसे इक्लिप्स होने वाली होती है तब आता है जब उसका जो है विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम ढक रहा होता है, लेकिन क्योंकि रेड कलर की बैंड विड्थ सबसे ज्यादा लंबी होती है तो वो तब भी पहुंच रही होती है, लेकिन बाकी की जो बैंड विड्थ है वो दब चुकी होती है, तो चंद्रमा रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं ब्लड मून। ठीक है, अच्छा, इस बार के लिए करंट अफेयर में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। पूछा कि रिंग ऑफ फायर इक्लिप्स ये क्या होती है? रिंग ऑफ फायर इक्लिप्स ये होती है, देखो 21 जून को रेयर इंसिडेंट है। क्या होता है, पढ़े थे हम लोग, ग्रीष्म संक्रांति, समर सोलिस्टिस, समर सोलिस्टिस। 21 जून को थी इस बार, और 21 जून को ही क्या लगा था, सूर्यग्रहण। टोटल ग्रहण। सोलर इक्लिप्स। ग्रहण सर। सूर्य ग्रहण से। ये बहुत ही खराब लक्षण होता है, ये बहुत ही खराब होता है जब टोटल सोलर इक्लिप्स हो जाए, या सोलर इक्लिप्स ही हो जाए 21 जून के दिन। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे चमकती हैं लंबवत, जिसे कहते हैं ग्रीष्म संक्रांति की घटना। लेकिन उसी दौरान अगर इक्लिप्स लग जाए तो उसे कहते हैं रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर सोलर इक्लिप्स कहते हैं इस घटना को। सर हिंदी में क्या कहते हैं क्लिप्स को? अग्नि वलय अच्छा। सूर्य ग्रहण। ठीक है, अग्नि वलय सूर्य ग्रहण क्या है? 21 जून ग्रीष्म संक्रांति के दिन अगर सूर्य ग्रहण लगता है तो उससे कहते हैं। ठीक है, या 22 दिसंबर हो गया है ना, 22 दिसंबर मकर रेखा पर दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा फिर वो, पर वो ग्रहण हम लोग दिखाई नहीं देगा। सही है, क्योंकि पृथ्वी का झुकाव ऐसा होगा कि हमें पूरी तरह से वो कंप्लीट सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा। टोटल सोलर इक्लिप्स तभी होगा 21 जून के दिन, जिससे कि हम लोग देख सकते हैं आसानी से।
ठीक है। और 22 हम लोग को अगर कभी लगेगा तो वो दक्षिणी गोलार्ध में दे देते हैं, अर्जेंटीना हो गया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका मतलब, और इधर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इस तरह के जो देश हैं जो उच्च अक्षांश पर अवस्थित हैं वो देख पाएंगे इसको बस। हाँ, योगा डे भी रहता है। अच्छा जी, बिल्कुल सही बात है। अब हम लोग आएंगे, अच्छा, रिंग ऑफ फायर इंसिडेंट, ये भी पूछा गया, जैसे इसके बारे में, ये तो अभी करंट में था, है ना, रिंग ऑफ फायर वाला। एक और होता है डायमंड रिंग। डायमंड रिंग पूछा गया, डायमंड रिंग की क्या सूर्य ग्रहण के दौरान होता है। डायमंड रिंग इंसिडेंट अकर्स ऑन ऑप्शन ए ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स, ऑप्शन बी ड्यूरिंग लूनर इक्लिप्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, है ना, डी नन ऑफ द अबव। डायमंड रिंग क्या होती है कि सूर्य के चारों तरफ एक छल्ला दिखाई देने लगता है। इसका किस किस चीज का छल्ला होता है, यूवी का। तो इसे कहते हैं डायमंड रिंग। ये बाकी दिखाई देता है तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सूर्य के चारों तरफ वो दिखाई देना शुरू हो जाती, और इसी के कारण इस इक्लिप्स लगा हुआ है, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम है वो दिखना बंद हो चुकी है, तो अल्ट्रावायलेट यहाँ पर अपना काम करना शुरू कर देती है, और यही दिखाई दे तो खतरनाक है ये, क्योंकि हमारी आंखें जो बनी हुई हैं विजिबल लाइट को देखने के लिए बनी हुई, कितना प्रकाश जाना उसी हिसाब से पुतलियां खुलती और बंद होती हैं। लेकिन यूवी को देखने के बाद में जो एकदम नया सा है या कुछ है, जिनकी आंख थोड़ी सी कमजोर है उनके लिए, या फिर जो गर्भस्थ महिलाएं होती हैं उनको कहते हैं जेनेटिक एरर है, वो जेनेटिक एरर यहीं से आ जाएगी। ठीक, क्योंकि अगर ग्रहण को इसीलिए होता ना, महिलाओं को शास्त्रों में क्या है, सनातन धर्म में शास्त्रों में है कि महिलाओं को जो है दूर रखा जाता है, जब ग्रहण हो तो कभी घर से बाहर मत निकलो, है ना। उसका प्रभाव पड़ता है, क्या कुप्रभाव पड़ता है बच्चे को, शिशु बहुत छोटा सा बच्चा है और वो सारी बातें अब्जर्व कर रहा होता है माता के थ्रू, तो उसमें ग्रहण में बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। बहुत सारी सावधानियां होती हैं जो बरतना होता है उस समय ना। और एक बात बता दें, जैसे कोई जानने वानने वाले हो उनको भी आप बता सकते हो, उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लो ब्रिज है, ओवर ब्रिज से गुजरना बहुत ही रिस्की, बहुत ही खतरनाक। नीचे नदी बह रही है, ओवर ब्रिज नहीं, नदी, अगर नदी बह रही है, ऊपर ओवर ब्रिज है, क्रॉस करके जैसे जाना, इसका हाईली रिस्की और प्रेजेंटेबल, इससे भी ज्यादा। ठीक है, एक सक्शन क्रिएट होता है तब, नीचे खोखला है, नदी बह रही है, तो इससे और इसके बीच में एक सक्शन क्रिएट होता है नीचे की तरफ, है ना? तो इसलिए थोड़ा सा ये भी रिस्की। हालांकि सनातन धर्म में इसको एक प्रथा बता दिए हैं, और दादी अम्मा लोग बताएंगी लोगों को, लेकिन इसका साइंटिफिक रीजन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टाइड एंड एप्स, ये क्या होता है।
ज्वार एवं भाटा। टाइड एंड इप्स। टू 2015 में यूपीएससी का क्वेश्चन भी था, है ना, कि ज्वार क्यों आते हैं। तो उसमें ऑप्शन था, सभी सही थे, ठीक है। इसका जो बता देता हूँ कौन कौन सी चीजें होती हैं। सूर्य अथवा चंद्रमा, आपने सूर्य अथवा चंद्रमा। सर करा दिया ये, अल- हाँ? करा दिया। नहीं हुआ सर। ज्वार भाटा करा दिया था ना, जब वो जो अरे भाई चल रहा था, ये पूरा नहीं हो हुआ पाया। हुआ नहीं था सर पूरा। हाँ हमें पूरा करा दिए थे क्या? हमें याद नहीं नहीं। हुआ था सर नहीं हुआ था सर, एक बार आप स्टार्ट करवा हो पाया दीजिए। था खाली, सिर्फ हाँ। सर स्टार्ट हो पाया था। ज्वार ज्वार बताया था सर, भाटा नहीं हो पाया था। जी सिर्फ स्टार्ट हो पाया था बस। सर आप रिपीट कर दीजिए पूरा, अगर हो भी गया होगा तो। हमें पढ़ाई नहीं था, हम्म। ठीक है। ज्वार भाटा 5 में नहीं होता है, ठीक है। सूर्य अथवा चंद्रमा या सूर्य एवं चंद्रमा दोनों मिल करके खींच रहे हैं। अकेले अकेले है इसमें, इसमें क्या है, दोनों मिलकर खींच रहे हैं। और एक है अपकेंद्री बल। अप्लाइड बाई अर्थ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाइड बाई अर्थ to maintain its equilibrium state और स्टेबिलिटी, है ना, ये लगता है। ये होता है एंटी पोडल टाइड। यानी उपध्रुवीय। ज्वार एंटी पोलर टाइड या उपध्रुवीय ज्वार जिसे कहते हैं। देखते हैं। जैसे ये है, इस पॉइंट पर पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके जस्ट ठीक पीछे वाला पॉइंट अर्थ है, उसके जस्ट अपोजिट पॉइंट पॉइंट बी। चंद्रमा ने खींचा इसे, इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट पर उतनी ही ऊंचाई का, उतना इधर है, उतनी ही ऊंचाई का ज्वार आएगा। ये तो हो गया लूनर टाइड, है ना। और उसके जस्ट अपोजिट पॉइंट पर जो टाइड आ रहा है उसे कहेंगे लूनर एंटीपोडल टाइड। अगर ये सूर्य है तो जस्ट अपोजिट पॉइंट पर उसी समय उतनी ही ऊंचाई का, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ, जो टाइड आएगा उसे कहते हैं सोलर एंटीपोडल टाइड। मतलब कि उपध्रुवीय, सौर उपध्रुवीय ज्वार और चंद्र उपध्रुवीय ज्वार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर पानी को अपनी ग्रेविटी से, अपनी गुरुत्वाकर्षण से ये खींच रहा है। जब दोनों मिल करके खींचते हैं, है ना, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य बहुत दूर है वैसे, छोटा बना सकते हैं। सूर्य चंद्रमा और
पृथ्वी जब एक सीध में आ जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? सिजकी कंडीशन। तो कहते हैं सीजी की अलाइनमेंट हो चुका है। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण भी इसी कारण से आता है, अलाइनमेंट कंडीशन। यस एम ई सूर्य ग्रहण हो जाएगा, ये घूमते हुए इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण हो जाएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है, इसको याद रखना। सूर्य ग्रहण अमावस्या, न्यू मून डे, ठीक है। और चंद्र ग्रहण ये पूर्णिमा के दिन होता है। वेरी गुड, ठीक है। तो ये हो गया सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की बात, अमावस्या पूर्णिमा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और कर लें पहले कि आखिर कौन सी ऐसी बात है कि यहाँ पर टाइड आता है? चंद्रमा द्वारा लाया गया जो टाइड है वो ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा स्ट्रांग है। क्यों? ये भी पूछा गया है। सूर्य से दूरी इसकी बहुत कम है, इस कारण से इसकी ग्रेविटी भले ही कमजोर है लेकिन सूर्य से बहुत अधिक प्रभावी होती है। दूसरी बात कि ये जो चंद्रमा है अकेले भी क्या हाई टाइड ला सकता है? उच्च ज्वार जब एकदम सबसे करीब होगा, यानी कि पेरी जी की कंडीशन में होगा, तो अकेला भी टाइड ला सकता है, क्योंकि जब दोनों मिल करके खींचते हैं तो हाई टाइड आता है। सीज की कंडीशन में क्या आता है? हाई टाइड। लेकिन अकेले भी क्या चंद्रमा हाई टाइड ला सकता है, मतलब उच्च ज्वार ला सकता है? तो वो तब लाता है जब वो एकदम पृथ्वी करीब होता है, और उसी समय पूर्णिमा की दशा बनती है। मतलब पूर्णिमा की दशा क्या बनेगी? मतलब एकदम करीब होता है और ऐसा रिफ्लेक्शन होता है कि वो सबसे स्पष्ट पूर्णिमा के दिन दिखाई दे रहा होता है। एक दिन हो या 2 दिन वो सब चलता है, लेकिन पूर्णिमा के दौरान अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उसे कहते हैं, मतलब कि हाई टाइड केवल अकेले पेरी जी की कंडीशन के कारण होता है। सुपर मून टाइड कहते हैं, सुपर मून टाइड, क्योंकि उस समय वो टाइड होता है हाई टाइड, लेकिन सूर्य की आवश्यकता वहां पर नहीं होती है, केवल अकेले चंद्रमा ही वो टाइड लेकर के आता है। अगली बात कि ये भी पूछा गया प्रश्न है कि हर महीने ही पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा काटता है, तो हर महीने ही क्या हो जाना चाहिए? ग्रहण होना चाहिए, क्योंकि हर महीने ही तो चंद्रमा 28 दिन के भीतर पृथ्वी का चक्कर काटे दे रहा है। 27.5 मतलब 28 है ना, ये चक्कर काट ही दे रहा है। तो हर महीने एक ऐसी दशा बननी चाहिए कि सूर्य के बीच में आ जाए, यानी SME सिजकी बन जाएगी या फिर SEM सिजकी बन जाएगी। हर महीने ऐसा होना चाहिए, इसका मतलब हर महीने ही क्या होना चाहिए? ग्रहण लगना चाहिए। लेकिन हर महीने तो ग्रहण नहीं लगता फिर, तो उसका उत्तर ये है जो ऑप्शन में था यूपीएससी के, 5 डिग्री इंक्लिनेशन ऑफ मून टुवर्ड इट्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। ठीक है,
चंद्रमा करता कैसे घूर्णन, ये देखिए। 5 डिग्री का झुकाव, और ये 5 डिग्री का जो इंक्लिनेशन धीरे 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 आकर के फिट बैठता है। अभी बन गया समझने लायक नहीं। ठीक है, इसका 5 डिग्री का झुकाव है पृथ्वी के अक्ष पे। अगर समानांतर दृष्टिकोण से देखें तो ये साल भर में केवल एक बार ही एंगल थोड़ा सा नीचे डाउन होते 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 आ पाता है कि ये फोकस को सूर्य के परिप्रेक्ष्य में ढक ले, तब आता है। कुल मिलाकर के जो सही उत्तर है क्या है, 5 डिग्री इंक्लिनेशन, 5 अंश का झुकाव चंद्रमा का। तो धीरे धीरे आकर के साल भर में ऐसा होता है कि ये इसकी बना पाता है कंप्लीट की इक्लिप्स हो, कि सूर्य का फोकस ढक ले। अब आते हैं हम लोग कि अच्छा टाइड आते क्यों हैं, ये तो हमने देख लिया। यहाँ पर प्रश्न यह है कि भाई कोई सामान पृथ्वी में है, ठीक है, और मून, ग्रेविटी ऑफ मून इज 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो कैसे ये खींच लेता है, जिसकी ग्रेविटी ज्यादा है, अर्थ है, कोई सामान है जो अर्थ के ऊपर है ना, और अर्थ की ग्रेविटी ऑलरेडी जो है चंद्रमा की ग्रेविटी से 6 गुना अधिक है। दूसरा, चंद्रमा को मान लो सबसे करीब है तब भी 3,56,000 किलोमीटर दूर है, 3,56,000 किलोमीटर दूर है, और उसको हटा भी दिया जाए तब भी ग्रेविटी अर्थ से 6 गुना कम है। तो इस दशा में इसके पास इतनी स्ट्रांग ग्रेविटी है, पानी भी खुद इसी का है ना, तो इतनी पावर चंद्रमा में कहाँ से आ गई भाई, वो खींच ले अपनी ग्रेविटी से। इसका उत्तर कोई देना चाहे दे। जागृति उधर कंप्लीट हो चुकी है ना, एक बार बताओ भाई, लाइव क्लास में लेते हो ना तुम लोग, बताओ। तो क्लास हो चुकी है, मैं देखा हूँ, बताओ जरा। पढ़ते लिखते नहीं है, कल हिमानी मैम कही थी यही बातें। ये लोग जो है लाइव क्लासेस जो है सुनते नहीं, देखते नहीं है, क्यों से हैं? हैं? क्या कह रही थी मैम?
नहीं देखते क्लास। सही कह रहे थे ना, लाइव क्लासेस करते नहीं हो सब लोग? कहाँ कहाँ करते हैं अभी लाइव क्लास। सही कह रही हूँ। ना कोई वीडियो सुनता है, बदमाश। अटेंडेंस वाली बात सबसे महत्वपूर्ण है। आप तो ठीक हो गई, 26 हो गए। डर गए हैं सब। सब तुम्हारी माया है, क्या कर सकते हैं हम लोग बेचारे। अच्छा। तुम्हारी ये सारे बच्चे जो है फंस गए हैं अटेंडेंस चक्कर में। दूसरा चक्कर है इधर कुछ और। हैं? एक और चक्कर है इसका। हाँ, चलाए रहो चक्कर, तो चलाना है। वो हम चक्कर लोग फेल बख्श हो दो जाए। आज, हम लोग को अरे बख्श दो। अलग वो वे में चक्कर फेल, अभिषेक जी बता रहे हैं वो चक्कर नहीं चल पाएगा। कौन सा बता, अच्छा, समझ रहे हो आप? जो भी है, जो भी रितु जी जो बता रहे हैं उनका अनुभव बहुत सही है। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ लेकिन नहीं है यार। अब हम कुछ और बता रहे हैं मेरे अभिषेक समझ। का चक्कर कभी फेल, अभिषेक भैया हमारे किशन करैया हैं, क्या कभी कुछ फेल नहीं होता है। हम ये कह रहे हैं, हम कहना नहीं चाहते इस टाइम सब लोग बैठे बैच में ना, तो अपना दूसरा मत वाला कहो, बैच। समझ अरे गए चुप यार, ही रहो तुम, छोड़ो हम यार। लोग समझ गए, रहने दो तुम। तभी तो हम हमने कहा ना तुम्हारा दूसरा चक्कर। हम नहीं समझ पाए, हम नहीं समझ पाए। आप नहीं समझ पाए, अभी भी चैट में लिख देंगे आपको। पर्सनल पर्सनल भेजना पर्सनल। हाँ वही वही। ये ये देखो, जब जैसे मान लो यहाँ पर ऊपर है, ग्रेविटी खींचा, दोनों तरफ ये पानी उठा, दोनों तरफ देखो, पोस्ट की तरफ आया एप्स भाटा, है ना, और जैसे ही गया भाटा आ गया ज्वार, आगे लेकर के ये ऐसे खींचते हुए आगे बढ़ता रहता। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि आता क्यों है आखिर? एक तो खुद इतनी दूर, दूसरी ग्रेविटी 6 गुना कम, है ना, फिर भी ज्वार आ जाता है। और कोई ट्राई करो यार, कुछ बताओ तो। सर सन और मून की कंबाइंड ग्रेविटी यूज हो रही है सर, तो शायद इसके कारण भी। अकेले खींच रहा हो तो आता, तभी तो आता है टाइड। because of the mass of और moon. मून 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 तो और भी ज्यादा दूर है। हाँ हाँ भाई दीपक। So because of the mass of the moon. अरे मास मास आप कितना, मास जो होता है इसका ना मास देखो, इसका मास देखो, इरेगुलर। ठीक है। अरे सर, इस पे जो मास है ना वो इरेगुलर शेप में है, डिस्ट्रीब्यूशन जो अच्छा, इरेगुलर शेप में मास होने पर ग्रेविटी बढ़ जाती है, सरफेस नहीं, ऐसा? ग्रेविटी नहीं बढ़ती, ग्रेविटी नहीं बढ़ती, पर मास ज्यादा होगा तो वहां पर फोर्स ज्यादा लगेगा, ये वो तो, तो साइंटिफिकल अच्छा, फोर्स भी ज्यादा कोई लगाएगा। ऐसी जगह होगी मून की जहां पर पहाड़ और होगा, एक तो जब रीजन वो ये है, सामने आएगा अर्थ के तभी आएगा। नहीं दो दो रीजन है इसके, मतलब और एक स्पिनिंग ऑफ द मून, ये वैसे भी अपोजिट उस अचानक बढ़ ज्यादा जाती है ज्यादा फास्ट मून, होता है, स्पिनिंग ज्यादा फास्ट है स्पिन इसके अचानक बढ़ जाती कंपैरेटिवली। है, सर मैं भी ज्यादा ये फास्ट हो जाती है अचानक से। आसपास की नहीं, स्पिनिंग ऑफ द मून इज मोर देन अर्थ ना सर, मोर देन अर्थ। हाँ तो हमेशा रहती है, उससे क्या हाँ मतलब है। हमेशा लेकिन हमेशा रहती है हाँ लेकिन लेकिन उसका सर, वो कोई फर्क ग्रेविटेशन नहीं को है। ग्रेविटी ग्रेविटी का है, ग्रेविटेशन को कम जो कर देगा ना, सामवेद में भी कहा गया था पहले। ग्रेविटेशन को कम कर देगा ना अगर स्पिनिंग ज्यादा होगी तो, तेज होगी तो। तो चाहे स्पिनिंग ज्यादा है, ग्रेविटी कम कर दिया तो कैसे खींच ले रहा है पानी। हम कह रहे हैं कुछ भी ये कर ले, ये कुछ भी कर ले, लेकिन तब भी इसकी इतनी पावर नहीं है कि इस पृथ्वी में कोई चीज है तो उसकी ग्रेविटी से स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है चंद्रमा की तुलना में, और पानी को खींच रहा है। ये ऐसा ही है जैसे तुम जाओ 60 किलो के आदमी
और जाकर के थली से उसकी बेल्ट छीन के लेके चले आओ, है ना, ये वैसा ही है। इसमें कुछ और लॉजिक है, ये सब जितना बताए सब गड़बड़ है। और ये लॉजिक हो सकता है ना कि पानी के लिक्विड स्टेट में है सर। अच्छा अच्छा, तो फिर देखिए राहुल जी ने बताया कि पानी जो है लिक्विड स्टेट में है, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो कि नदी में आना चाहिए ज्वार, तालाब में आए, है कि नहीं? अब कहोगे सर कि नदी और तालाब में इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि उसका गहराई, जो एंटी क्या पता अभी एंटीपोडल जो बताया था सर आपने, वो क्रिएट नहीं हो सकता वहां पे। एंटीपोडल क्रिएट हो ना हो इसको नहीं मतलब, इसने काम किया या टाइल आया, उसके बाद यहाँ पर आया, और यहाँ स्थल खंड है मान लो, तो आएगा भी नहीं, वो तो आफ्टर इफेक्ट है, इससे क्या मतलब है? लूनर एंटीपोडल तो जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर भी आ गया, लेकिन अगर मान लो इधर इस साइड में स्थल खंड है तो इधर आएगा भी नहीं, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। फिर क्या कारण हो सकता है? झील में नहीं आता है टाइड, ठीक है, समझो जो असली बात है, स्पिन और मास ये सब, इसका ये सब कोई मतलब की बात नहीं। इतना बड़ा सा गोला देखो इसीलिए बनाया हूँ, और इतना छोटू सा गोला, इसको देख कर तुम लोग, कुछ लोगों को तो खाने का मन कर रहा होगा, क्यों भानु तुम्हारा मन जैसे, है ना, बताइए, एक आती है खाने वाली टॉफी, नहीं सर। है कि नहीं? देखो कंडीशन है, दो कंडीशन है, मून या सन, कोई भी लाए टाइड, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंडीशन क्या है कि कोई वाटर बॉडी में इस तरह का उफान कैसे आएगा ग्रेविटी से, जब ऑलरेडी अर्थ की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है और पानी उसी से चिपका हुआ है, तब कैसे कोई खींच सकता है? उसके लिए लॉ, क्या लॉ? पहला, डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी इट मस्ट बी 100 फैथम, फैथम लिखते हैं, लेकिन पढ़ते हैं फैदम, है ना। फैदम क्या है? महासागर या सागर वाटर बॉडी की डेप्थ मेजर करने की यूनिट होती है। 1 फैथम इक्वल टू 6 फीट, 1.89 मीटर, ठीक है। 18 हैंड, 72 इंचेस, अलग अलग यूनिट में ये होता है। पहली कंडीशन क्या है? डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी इज मस्ट बी 100 फैथम और मोर। इससे क्या हो जाएगा भैया, है ना, ये भी देख लेते हैं। सर हिंदी भी बोल दिया करो साथ साथ। अरे हिंदी मतलब पर नहीं आता महासागरों कुछ का, समझ में। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं वैसे भी आगे बोलूंगा ही, है ना, चिंता ना करो। यार ये अपने आप कैसे चल रहा है? सर ये हवा क्या से बन चल गया? रहा भाई, ये हवा चल रहा, हवा से मतलब मेरा जो है पेन जो है ऊपर है, लेकिन ये अपने आप लिख रहा है। ये इट्स इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इट्स इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन माई लाइट पेन। कोई सूक्ष्म शरीर भी लिख सकता है सर, हो सकता हाँ, है कोई सूक्ष्म शरीर हो वो भी स्क्रॉल कर रहा हो। और वो लैपटॉप से बाहर निकल गए। सर कहीं इधर भी टाइड तो नहीं आ गया है इसमें?
इट्स टाइडल इफेक्ट, इट्स टाइडल इफेक्ट, इट्स कंप्लीटली टाइडल इफेक्ट ऑन माय लाइफ। इन दोनों का अफेयर हो गया, इतना सिंपल। ठीक है, मेन बात ये है स्लेट का और पेन का। ये सब कुछ ये अभिषेक जी कर रहे हैं सर ये। अरे अभिषेक छोड़ो यार, मत करो यार प्लीज, पढ़ाने दो ना। नाम आ रहा है ना सर, सत्य प्रकाश जी कर रहे हैं। अच्छा सत्या जी कर रहे हो क्या यार? सर मैंने मैंने नहीं किया। देखो हम सर अब इसमें नाम आता है सर जब भी अभी वही तो अविनाश, अभी लिखा था अभी। सर देखिएगा मेरा नाम, ABI। सर मेरा नाम मैं अभी ट्राई आएगा। कर रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखो देखो तो अब मिहिर भी कर रहा है, हाँ, ये सर। सब देखो बदमाशी ये- कर रहे हैं लोग, सर हमको पढ़ाने वो में। दिखा, सर वो दिखा रहे थे कि ऐसे हो रहा है। मिटा देते हैं लोग। चलो अच्छा, इससे हमको एक चीज और समझ में आया कि तुम लोग कुछ यहाँ पर अपने हिसाब से कर भी सकते हो, है ना, कुछ बता भी सकते हो। ठीक है, अब बंद कर दियो, ठीक है, हमको पढ़ाने दो। अब जब हम कहेंगे तब दिखाना अपनी कलाकारी, जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो ये भी होता है जाने की है? हाँ सर, बगल में एक पेन है दिया हुआ है। सर ये चीज अभी नहीं आई है इसमें कि नाम आ जाता है, पहले नाम का नहीं पता था। पहले नाम नहीं आता था, बस पेन आता था। जब नाम नहीं आता था तो पूजा मैडम की जो क्लास होती ना, डेली उनको परेशान करते थे कई बंदे, देखा मैंने। देखो रहे दो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? ट्रायल चालू है सब। चेक किया है बस, खेलो कि जब कहेंगे खेलो, तो अब तुम लोग लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे। तुम लोग पहले खेल लो, है ना, खेल चेक लो, कर फिर लिए पढ़ा बस बस। अब विद बताओ, डायग्राम एक्सप्लेनेशन होगा इसको। डायग्राम वो बताओ सर, टाइड वाला बताओ कॉन्सेप्ट। ठीक बता रहा हूँ, ये लोग कोई- खेल के खत्म करे तो ये पता नहीं खींच रहे हैं, है ना। अब बस हो गया। इंटरेस्टिंग है सर, बताओ। अब कोई ना खींचना, ठीक है, हमको पढ़ा दे दो भाई, है, शांति से। उसके बाद अरे फिर खेलते रहना। अपने हिसाब का टाइटल इफेक्ट बना रहे सारे सब। आगे लिख डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी मस्ट बी 100 फाइबर। भाई देखो, यहाँ पर अगर मून की ग्रेविटी स्ट्रांग है तो सब पर लगनी चाहिए। अगर गुरुत्वाकर्षण से वो 200 मन का पानी, है ना, उठा ले रहा है, खींच ले रहा है, उतलो भर पानी खींचते हुए ले चला जा रहा है, और तुम्हारा वेट कितना होगा? 200 किलो 300 किलो पानी खींच ले जा रहा है, उठा ले रहा है। भले ही मान लो 20 मीटर ही उठा लिया, तब भी बहुत बड़ी बात है ना। यहाँ तो 52 मीटर ऊंचे ज्वार आते हैं। तो तुम्हारा वेट कितना होगा? 60 किलो 70 किलो, तुमको भी उठा ले, है ना। हवा में उड़ जाओगे, ऐसे उड़ जाओगे, उसके बाद क्या कहते हैं, ज्वार चला जाएगा, उड़ के ऐसे तुम उठ के चले जाओगे, कहीं और जा गिरोगे आराम से। टूर एंड ट्रेवल हो जाएगा फ्री आपका, कहीं जाना और लाइन खड़े हो जाओ, है ना, आ रहा है ज्वार, उठा के पहुंचा देगा तुमको। तो ये तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं लगता है, या किसी अन्य चीज पर क्यों नहीं लगता, ये भी सोचने की बात है। ग्रेविटी स्पिनिंग वाली बात हो या मास की बात हो, तो यूनिवर्सल तौर पर सब चीज के ऊपर लगेगी। ठीक है, हमारी गेंद रखी हुई है, ठीक है, किलो भर भी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि टाइड केवल पानी के ऊपर गुजरता है, स्थल खंड के ऊपर गुजरता है। तो उस समय मेरी बॉल अचानक हवा में ऊपर होनी चाहिए, और फिर वो आगे को बढ़नी चाहिए, है ना। लेकिन वैसा नहीं हो रहा, यानी कि बात कुछ और है। पहली बात गहराई की है, तो गहराई से क्या फायदा हो गया? क्या चंद्रमा देवता गहराई नापते हैं? कितना गहरा है ये? यहाँ को उठा लो, खींच लो पानी,
और यहाँ का पानी गहरा नहीं है तो ना खींचूं। क्या चंद्रमा देवता इस तरह की नफाई करते हैं? क्या होता है? और दूसरा लॉ क्या है? पहला था डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी मस्ट बी 100 फैथम। तो बहुत सारी झीलें हैं, जैसे बैकाल झील है ना, कांगनिका झील, ये इतनी गहरी है कि समंदर से भी ज्यादा गहरी है, सागरों से भी ज्यादा गहरी झीलें हैं ये। यहाँ पर तो नहीं आता। यहाँ पर क्यों नहीं आता है ना? फिर क्या बात है? दूसरा लॉ, पहला तो हो गया डेप्थ, दूसरा हो गया ओपननेस, खुलापन है ना, खुलापन, ओपननेस। मस्ट बी वन साइडेड ओपन। The water body, it must be one-sided open and connected with a large water body like ocean and sea, ocean or sea। ठीक है, भले ही ये तीन तरफ से घिरा हो स्थल खंडों से, लेकिन एक तरफ खुला हो। चारों तरफ से भले तुम गुलाम बने रहो, बंद रहो, कभी एक तरफ तो तुम खुले रहो, कभी टाइड आ जाएगा, है ना। मस्ट बी वन साइडेड ओपन एंड कनेक्टेड विद ए लार्ज वाटर बॉडी लाइक ओशन एंड सी। ये दो लॉ बस टाइड, जिसमें सबसे पहला वाला लॉ जो है वो टाइड को पैदा करता है और दूसरा वाला उसको बढ़ा करके धीरे धीरे ऊपर यहाँ तक पहुंचाता है, खींच कर लाने में हेल्प करता है। शुरुआत में हल्का, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर धीरे 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 होते होते कोस्ट तक पहुंचते पहुंचते ज्यादा हो जाता है। मतलब कि वो उसको ग्रोथ कराता चला जाता है। लेकिन खेला पूरा है डेप्थ का। डेप्थ का खेला क्या है वो देख लो। यहाँ पर 100 फैथम से क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश 200 मीटर एवरेज होता है, गहराई तक पहुंचता है। लंबवत होता तो ज्यादा, ट्रॉपिकल रीजन में 400 मीटर तक, और क्या कहते हैं टेम्परेट रीजन में, टेम्परेट का सब पोलर रीजन को ध्रुवीय क्षेत्र में 10 मीटर तक पहुंचता है। एवरेज 200 मीटर तक पहुंचता है सूर्य का प्रकाश पानी के अंदर। अगर हम मान ले सबसे मैक्सिमम कहाँ तक पहुंचता है तो ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय जलवायु के क्षेत्रों में, जहां पर सूर्य एकदम लंबवत चमक रहा है, सीधा पड़ रहा है, तो वहां पर सूर्य का प्रकाश लगभग 400 मीटर की गहराई तक चला है। चलो ठीक है। थर्मोक्लाइन बेल्ट होती है, एवरेज हम 200 मीटर मान ले, यही एवरेज सही वाला। जहां से सूर्य का प्रकाश कम होना शुरू हो जाता है, इसे कहते हैं थर्मोक्लाइन बेल्ट। थर्मोक्लाइन, ये वाली थर्मो मतलब टेम्परेचर, क्लाइन डिक्लाइन, ठीक है। डिक्लाइन मतलब कि तापमान अचानक से जहां से नीचे गिरना शुरू हो जाए, है ना, उसे क्या कहते हैं? थर्मोक्लाइन। समुद्रों में सर, हाँ? समुद्रों में, हाँ, हर वाटर बॉडी में ओके सर। तापमान यहाँ नीचे गिर गया, फिर यहाँ से
तापमान नीचे गिरना भी स्लो हो जाता है ना। उसके बाद यहाँ पर तापमान गिरना बहुत तेजी से शुरू होता है, ये होती थर्मोक्लाइन गैस। यानी ऊपर का पानी गर्म है, बहुत ही ज्यादा हल्का है। अगर गहराई ज्यादा होगी तभी बनेगी, डेवलप होगी थर्मोक्लाइन बेल्ट, नीचे डीप सी जोन। और ये थर्मोक्लाइन और ठंडा पानी क्या होता है, डेंसर होता है गर्म पानी से, क्योंकि सूर्य की रोशनी जहां तक पहुंच रही है वो पानी कैसा होगा, ऐसा होगा कि वो बहुत ही एक्सपेंडेड होगा, उसका जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है एक्सपेंडेड होगा, और वो गर्म होने के कारण प्रसरित होकर के हल्का होगा, डेंसिटी बहुत कम होगी। जबकि नीचे की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब यहाँ पर देखने को एक चीज मिलेगी कि लो डेंसर वाटर, अपर सरफेस वाटर इज फ्लोटिंग ओवर द थर्मोक्लाइन बेल्ट बिकॉज ऑफ द लेसर डेंसिटी। यहाँ पर जो ऊपर का पानी है, अब अल्प घनत्व होने के कारण, अल्प घनत्व होने के कारण तैरता रहता है, फ्लोट कर रहा है। नीचे की डेंसिटी ज्यादा है, ऊपर की डेंसिटी कम है। तो अब प्लवन का नियम लगा दो, कोई पढ़ा है, क्लास 6 में है। हाँ सर, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, जितना वो दबाव उसके ऊपर डाला जाता है वो उतना ही दबाव नीचे से डालता है। ये तो नहीं है। उत्प्लावन बल सर यही तो है, यही तो कारण होता है उसका जहाज के तैरने का। नहीं सर, जितना आप समझ रहे हो, जो थोड़ा और अच्छे बता दीजिए। आपकी बात सही है, लेकिन थोड़ा सा मतलब और अच्छे से थोड़ा सा बता दीजिए। तो हाँ आप बताइए, कौन बता रहे हैं एग्जैक्ट जो शब्द है, कौन बता रहा था? 3 नियम है सर प्लवन के। पहला तो यह है, अगर जो किसी एक वस्तु की अगर जो घनत्व है वो जिस पर वो तैर रहा है, उस तैरने वाले पदार्थ पर उससे घनत्व अगर उसका कम है तो वो ऊपर तैरेगी, और अगर बराबर है तो डूबी हुई तैरेगी, और अगर ज्यादा है तो बिल्कुल तली में बैठ जाएगी। ये है प्लवन का नियम। ठीक है, अभी दीपक जी आप जो बता रहे थे वो आर्किमिडीज का सिद्धांत बता रहे थे आप, वो आर्किमिडीज का सिद्धांत। सर कोर कॉन्सेप्ट तो वही है ना सर। अरे भाई, दोनों का अलग अलग सिद्धांत, कोर कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत यह है, कोई चीज तब तैर सकती है जब अपने बराबर के भार को वो विक्षेपित कर दे। पानी जितना उतना वेट है उतना डिस्प्लेस कर दे वाटर, तब, है ना। कोर कॉन्सेप्ट तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते, कोर कॉन्सेप्ट यही है। जो सिद्धांत हैं वो थोड़े अंतर हैं उनमें, अलग है ना। जैसा कि ऋतु जी ने बताया है ना कि प्लवन का नियम क्या बताया, पहला नियम कौन बताया आपने? पहला नियम है, अगर घनत्व कम है फ्लोटिंग बॉडी की तो वो मतलब जो उसमें डाली गई है जल राशि में, अगर कोई पदार्थ डाला गया है उसका घनत्व यदि उस जल राशि के घनत्व से कम है तो वो ऊपर तैरेगा, और अगर बराबर है दोनों का तो वो तब भी तैरेगा लेकिन डूबा हुआ तैरेगा, और अगर ज्यादा है तो डूब जाएगा। और जो उस आर्किमिडीज कंडीशन का में क्या सिद्धांत होता है, है, W इक्वल टू, ऋतु जी बताइए क्या होता है, कितना कितना हो जाएगा कोई चीज तैर रही है तो? जी तो W इक्वल टू, उसमें अपना मान लिया जाए W इक्वल टू एम, क्या नाम है इसका, mg। वो तो ठीक है, तो फार्मूला हो गया, ये तो जी, फार्मूला है। जब कोई चीज तैर रही होती है तब W इक्वल टू तो W जीरो। इक्वल टू जी 0। कोई चीज जब तैर रही है तो भार शून्य की अवस्था में होती है। एक उड़ती हुई जहाज भी भार शून्य की अवस्था में होती है, ठीक है। तो
इन दोनों फार्मूला की तुलना कर दो। मास कैन नेवर बी जीरो, देन ग्रेविटी इज जीरो, है ना। क्या हो जाएगा अगर इधर लेके आ जाओ मास को, तो मास तो जीरो हो ही नहीं सकता। यहाँ का क्या देखने को मिल रहा है, ग्रेविटी इज जीरो। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भले ही बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ऊपर जो पानी तैर रहा है उसके लिए पृथ्वी की ग्रेविटी क्या है, जीरो है। तो एक क्षीण बल भी इसको खींच लेगा। थली की वेट तुम खींच लाओगे, लेकिन थली सो रहा हो तो इस तरह से आ जाएगा। अब क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही शक्तिशाली है, किसी चीज को जाने नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट जो है वो जीरो है, इस कारण से चंद्रमा जो है उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा और खींच लेगा। चंद्रमा हो या सूर्य हो या दोनों मिलकर। अपोजिट साइड में जो लगता है बायंसी फोर्स, जैसे मान लो तुमको एक तरफ कोई खींचने का प्रयास करे, तुम अपने आप को बैलेंस रखने के लिए उतना ही फोर्स दूसरी तरफ लगाते हो। इस कारण से दूसरी साइड में भी, जस्ट अपोजिट साइड में भी टाइड आ जाता है, जिसे एंटीपोलर टाइड कहते हैं। ठीक है, तो जहां पर आएगा हल्का आएगा, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा और ही ऊंचा उठता चला जाएगा। जैसे इधर जा रहा है ये सरका हुआ और ऊपर और ऊपर, है ना। इस तरह से आ गया टाइड, आगे को बढ़ता चला जाता। तो ये थे दो नियम, ज्वार आने के जो दो नियम हैं वो ये। ठीक है, और एंशियंट पीरियड में भी इसका ज्ञान था, जो लोग थे उनको ज्ञान था। सामवेद में इसका साक्ष्य भी मिलता है। चैप्टर 10 संहिता संख्या 2, है ना, और मतलब कि क्या बोलते हैं, सूक्ति नंबर 20 में ये वर्णित किया गया 1700 ईसा पूर्व। सोमा समुद्रस्य वर्धनम, मतलब कि सोम मतलब चंद्रमा की पर्यायवाची है सोम, और वो समुद्र वर्धनम मतलब कि समुद्र में उफान लाता है। इसका मतलब क्या है, ये न्यूटन कहाँ के हैं साइंटिस्ट, कुछ नहीं। सारा विज्ञान हमारे देश का है। ये सब चोर है, चोर चुरा करके लेके जाते हैं, आते हैं हमारे शास्त्रों को समझते हैं। यहाँ इनके लोग आकर के पहले रुकते थे, समझते थे, फिर ट्रांसलेट करके चले जाते थे। बहुत सारे इधर आकर के 3-3 साल हमारे नालंदा में पड़े रहे, जो है गुरुओं के पैर दबाए हैं तो कुछ सीख पाए, और उसके बाद जा करके अपना नाम लगा करके वहां पर छाप दिए हैं कि यह हमारी थियरी है। विश्व गुरु हमारा भारत, सारा सिद्धांत इसने दिया है। मतलब खोपड़ी पर सेब गिरा तो तुमको ग्रेविटी की याद आ गई है? ये काम से बढ़ जाते हैं, ये रोटेशन बढ़ते जाते हैं क्या? नहीं, रोटेशन चंद्रमा का फास्ट नहीं हो रहा है, स्पिन अचानक से तेज हो गई। वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वहां उसका कोई मैटर नहीं है। चंद्रमा की स्पीड इतनी तेज स्पिन नहीं होती कभी। जब करीब आता है तो स्पिन फास्ट होती है, जब दूर जाता है तो स्पिन स्लो होती है, और ऐसा अर्थ के साथ भी होता है। उसका कोई इम्पैक्ट यहाँ टाइड पर नहीं आ रहा। ठीक है,
स्पिन का ऐसा कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं है। जब भी चाहे वो दूर हो चाहे करीब हो, जब वो गुजरेगा तो पानी को खींचते हुए जाएगा। जब अब पेरी जी हो या एपोजी हो, पेरी जी होने पर लहर स्पिन का इफेक्ट तब देखने को मिलता है जब पेरी जी कंडीशन हो। स्पिन का इफेक्ट नेग्लिजिबल नहीं है, लेकिन वो सार्वभौमिक नहीं है कि उसकी वजह से कुछ होता। ऑलरेडी हो रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा बढ़ जाता जब एकदम करीब होता, पर वह कारण नहीं है। खाने के साथ अचार, बस खाना नहीं इसके। तो अब हम लोग देखते हैं स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं टाइप। सर ये डेप्थ वाला कहाँ से रिलेट कर रहा था आपने? ये डेप्थ वाला समझ में नहीं आया। इतनी देर वही तो नहीं सर, ये चीज तो ये चीज पता लगी कि वो जी 0 हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब जी 0 हो जाएगा कैसे तो हो जाएगा? जब गहराई ज्यादा होगी तब थर्मोक्लाइन बन पाएगी। अगर गहराई ज्यादा नहीं हो, देखो गहराई है तो डेंसिटी डिफरेंशियल होगा, है ना। नीचे का पानी ज्यादा ठंडा और ज्यादा डेंसर, और ऊपर का पानी गरम एंड लेसर डेंसर। डेंसिटी डिफरेंशियल होने के लिए कम से कम 600 फुट चाहिए, इतना कि ऊपर का पानी इतना हल्का हो जाए नीचे के पानी से कि वो उसके ऊपर फ्लोट करे, है ना। लेसर डेंसिटी होने के कारण ज्यादा गहराई नहीं होगी तो डेंसिटी डिफरेंशियल नहीं होगा, तो डेंसिटी डिफरेंशियल नहीं होगा तो कैसे आएगा टाइड? हो गया सर, आ गया। मॉलिक्यूल्स उसके तो वो हो जाएंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो तुम लोग जो खींचते हो मेरे से मिटता नहीं है, मेरी स्क्रीन खराब करके रखती हो। न्यू पेज कर लो सर। ये क्या हो गया यार, न्यू स्क्रीन में भी आ रहा है। हर जगह सर जिसने करा है, सर जिसने करा है वही रेज करेगा। ये तो होम कर स्क्रीन दो पे भी भाई, आ गया आपको। कर दो भाई, जिसने खेल रहे तुम लोग ना, कर दो। कितना गंदा लग रहा है स्क्रीन मेरी। हाँ और कर दो, ये पीली पट्टी हटा दो जिसने किया है। ये एम तो मैंने हटा दिया सर। हाँ तो जिसने पीली किया था वो हटा दे अपना ना। वो सत्या भैया ने किया, उनको बोलिए। सर जो किया है वही रेज कर सकता है। हाँ हटा दो सत्या भाई, अजय को हट गया। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू। सर ये तो आप, सर सुनिए, तो आपने जो अभी बताया है पूरा कॉन्सेप्ट जीरो ग्रेविटी वाला, वो तो फर्स्ट वाले को क्लेरिफाई कर रहा है ना, फर्स्ट वाले लॉ को। और सेकंड वाले के लिए सर क्या बताया था? बता चुका हूँ, उस दिन बताया था। हमने बताया कि पानी को वह धीरे धीरे खींचते हुए आगे बढ़ता है और उत्तरोत्तर जलस्तर बढ़ता जाता है ना। तो अगर कोई खुली हुई जलराशि है तो उसके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा उसका। अच्छा हाँ। तो दूर से आ रहा होता है खींचते हुए, है ना। कोई कोस्ट के नजदीक नहीं पैदा होता, कोस्ट पर तो केवल उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है। दूर से वो खींचता हुआ आ रहा है, जैसे सुनामी होती है दूर से खींचती हुई आती है, और जैसे जैसे कोस्ट करीब आती है उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है, स्पीड कम होती जाती है। शुरुआत में स्पीड ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है, ये पूछा गया प्रश्न है। लेकिन जैसे जैसे सुनामी वेव्स करीब आती जाती हैं, ये पढ़ा चुका हूँ ऐसे में, है ना।
तो क्या होता जाता है, वेवलेंथ बढ़ती जाती है, फ्रीक्वेंसी घटती जाती है, उसी साथ में ऊंचाई भी बढ़ती जाती है। अगला देखते हैं स्टेजेस ऑफ टाइड, ज्वार की दशाएं कौन कौन सी हैं। फ्लड टाइड, हाई टाइड, लो टाइड। ठीक, नीप टाइड, नीप टाइड, फ्लड टाइड एंड नीप टाइड, इनको समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बाकी तो नॉर्मली एनसीईआरटी में हाई टाइड एंड लो टाइड है। सर ये तीसरा क्या है? एव टाइड, एव, अच्छा ये ई डबल बी। अब देखते हैं है क्या। पहला स्टेज है जो फ्लड टाइड है। अगर जो है जलस्तर कई कई घंटों तक धीरे धीरे पानी आगे को तटरेखा की तरफ बढ़ता चला जाए, इससे बाढ़ भी आ जाती है, क्योंकि तटरेखा से काफी दूर तक पानी पहुंच सकता है इस दशा। ठीक है, कई घंटों तक। सी लेवल राइजेस ओवर सेवरल सेवरल आवर्स, इसे कहते हैं फ्लड टाइड। तो ये तो हो गया क्षैतिज विक्षेपण। दूसरा होता है हाई टाइड, यहाँ पर है ऊर्ध्वाधर विक्षेपण, ऊंचाई जब सबसे ज्यादा होती है ऊंचाई। ठीक है, तो उसे कहते हैं फ्लड टाइड, नहीं हाई टाइड। हाई टाइड कब आता है? सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दौरान, जो कि या फिर हर महीने आता है। पूर्णिमा और अमावस्या के दौरान, पूर्णिमा और अमावस्या के दौरान आता है हाई टाइड। ठीक है, एक और होता है स्प्रिंग, बसंत ज्वार, स्प्रिंग टाइड, और एक होता है नीप टाइड। ये क्या है आगे देखेंगे। अच्छा, एवटाइड्स क्या होते हैं? एवटाइड्स होते हैं जब कई, ये फ्लड टाइड के बाद एवटाइड आता है, जब कई घंटों तक पानी धीरे धीरे पीछे जाता रहता है ना। ये कोई बहुत ऊंचाई बिल्कुल नहीं होती है, एकदम सतह से सटा हुआ होता है पानी, और धीरे 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 तक पीछे जाता है। इक्वेटर करीब इस तरह घटनाएं देखने को नहीं मिलती है, यह उच्च अक्षांशों पर देखने को लगभग 40 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच ऐसी घटना देखने को मिलती है। एवटाइड जिसे कहते हैं। फिर आती है बात लो टाइड, जब पानी अपनी सबसे न्यूनतम ऊंचाई ग्रहण करता है, तो उसे कहते हैं लो टाइड। मून क्वाड्रेटरल फेज में है मान लो,
है ना। तो इस तरह के ज्वार आ सकते हैं, है ना। एक मतलब होता है भाटा, भाटी या ज्वार, भाटा। अब देखते हैं इसमें स्प्रिंग टाइड क्या है और नीप टाइड क्या है, ये बचा हुआ है। किसी स्थान पर कोई ऐसी जगह है जहां पर जब लो टाइड आता है और हाई टाइड आता है तो उनकी हाइट में बहुत अधिक वेरिएशन हो, लगभग 30 फुट से ज्यादा अंतर देखने को मिले, है ना। तो उसे कहते हैं स्प्रिंग टाइड, ठीक है। When there is greatest variation between the high tide and low tide, जब हाई टाइड आया मान लो तो आया 50 फुट, लो टाइड आया तो आया 10 फुट केवल। तो यहाँ पर क्या है, ग्रेटेस्ट वेरिएशन बिटवीन द हाई टाइड एंड लो टाइड, दीर्घ ज्वार एवं लघु ज्वार के बीच की जो ऊंचाई है उसमें काफी अंतर देखने को मिला, तो उसे क्या कहते हैं, स्प्रिंग टाइड। और यही अंतर बहुत ही कम हो तो उसे कहेंगे नीप टाइड। नीप टाइड आते हैं इक्वेटर के करीब। इक्वेटर से जैसे जैसे हम हाई लैटिट्यूड, उच्च अक्षांश की तरफ जाएंगे तो ये वेरिएशन बढ़ता जाएगा, ये भी फ्री का रास्ता। जैसे जैसे इक्वेटर दूर जाएंगे जो नीप टाइड है ना, वो कम होता जाएगा, स्प्रिंग टाइड बढ़ता जाएगा। ऐसा चंद्रमा की अपनी अक्ष पर पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य घूर्णन अक्ष का सापेक्षिक विचलन देखने से प्राप्त होता है। ठीक है। अगली बात, नॉर्मली क्या होता है, ये नॉर्मल टाइड है, नॉर्मली ये हाई टाइड है, ये होता है। तो जो नॉर्मल टाइड है वो 20% लो टाइड उससे कम होता है। लो टाइड मतलब सामान्य ज्वार से लो टाइड जो है, निम्न ज्वार 20% नीचा आता है, और हाई टाइड नॉर्मल टाइड से 20% ऊंचा आता है। तो फिर अगर हम तुम लोगों कि लो टाइड हाई टाइड से कितना प्रतिशत ऊंचा आएगा, ऑप्शन ए 35%, ऑप्शन बी 36%, ऑप्शन सी 44%। निकाल, बताओ जल्दी जल्दी बताओ ऑप्शन। लो टाइड नॉर्मल टाइड से 20% कम आता है, मतलब कम नीचा आता है, और हाई टाइड नॉर्मल टाइड से 20% ज्यादा ऊंचा आता है। तो हाई टाइड लो टाइड से कितना प्रतिशत ऊंचा आता है, सवाल लगा करके ऑप्शन बताओ। सही दिमाग लगा के लगाओ, परसेंटेज आता है नहीं, किसी सेट में फेल होना है।
लगाते रहना है, परसेंटेज लगाना सीख जाओगे इसी बहाने तुमको। अगली बात आते हैं हम लोग, हमको इसका आंसर भेजना जरा लगा करके। डेली फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइड, ज्वार की जो आवृत्ति होती है वो कब होती, कितना होती है, उसको देखना है। पृथ्वी 24 घंटे में अपना चक्कर काट लेती है, हाँ? लेकिन टाइड जो होते हैं थोड़ा डिले में आ जाते हैं। जैसे किसी एक जगह पर टाइड आया, मान लो यहाँ पर टाइड आया 12 बजे .1, तो इसी समय इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट पर क्या आएगा, उतनी ऊंचाई का एंटीपोलर टाइड, है ना, पॉइंट बी पर आएगा। अब क्या है, पृथ्वी घूम रही है अपनी अक्ष पर, तो ये पॉइंट बी पॉइंट ए पर पहुंच जाए कितना घंटा लगेगा दिव्यांशी? ये बोलेगी नहीं, चाहे जो हो जाए लिख देगी। अच्छा ठीक है, हाँ बस बंद कर रहा हूं मैं, इस मामले को खत्म कर लूं बस, तो बचेगा भी तो नहीं। पॉइंट बी है ना, 12 घंटे, लेकिन 12 घंटे में ये पॉइंट बी पॉइंट ए होगा, यहाँ पहुंच चुका होगा, और ए पॉइंट यहाँ होगा। एक बार टाइड यहाँ आया, लेकिन तब तक क्योंकि चंद्रमा भी तो घूम रहा है, परिक्रमा कर रहा है, आगे चला जाता है तब तक, तो ये पॉइंट बी को फिर इसके नीचे आने में 26 मिनट का, या कह सकते 25 पॉइंट समथिंग 25 मिनट का डिले हो जाता है ना। तो यानी कि 12 घंटा 25 मिनट का डिले हो जाता है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। एक टाइड आएगा तो अगला टाइड आएगा 12 घंटा, किसी एक जगह पर टाइड आया तो अगला टाइड आने में 12 घंटा 25 मिनट वहां पर लग जाएंगे एक्स्ट्रा। एग्जैक्ट है 12 आवर्स 25.2 मिनट, ये एक्स्ट्रा वहां पर लग जाएंगे, है ना। तो ये हो गया एक तरह से इंटरवल, कितना आवृत्ति है किसी एक जगह पर दूसरा टाइड आने में, ठीक है। और हर जगह पर 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड आते हैं रोज, डेली। और टाइडल साइकिल क्या कितनी हो जाएगी, पूरा जोड़ लो, 12 घंटा 50 मिनट हो जाएगी टाइडल साइकिल, सॉरी 24 घंटा 50 मिनट हो जाएगी टाइडल साइकिल। अब एक जगह है, ये भी टी का क्वेश्चन था, जहां पर 4 हाई टाइड आते हैं,
साउथहैम्पटन, लंदन का तट है। 2 हाई टाइड नॉर्थ सी के और 2 हाई टाइड इंग्लिश चैनल के रिसीव करता है। तो एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर 4 टाइड्स आते हैं, हाई टाइड डेली 4 बार ज्वार आता है। ठीक है, तो ये भी एक जगह है। एक और सबसे हाई अगर पूछी जाए कि सबसे ज्यादा ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, तो बे ऑफ फंडी नियर द नोवा स्कॉटिया। ठीक है, नोवा स्कॉटिया, कनाडा, यहाँ पर है। फंडी की खाड़ी है। ठीक है, वे ऑफ फंडी, दुनिया में सबसे ऊंचा टाइड फंडी की खाड़ी में आता है। यहाँ से मामला खत्म होता है। दीपक 25% तुम कैसे लेके आए आंसर, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। जब ये ऑप्शन में ही नहीं है तो तुम्हारा 25% कैसे आ गया? चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी सबको ऑफिस जाना है ना, और 7:50 होने वाले हैं भाई। चलो ठीक है, ओके बाय। सबसे कम भी बता देते सर। कल बताएंगे, तुम निकाल के बताना। हम परसेंटेज थोड़ी टीचर थोड़ी ना। सर सर क्वेश्चन 80% मैं भेज दिया दे सर। रहा है एक जाओ बार। जाओ भाई, देखो जिनको जाना चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जिनको डाउट है रुके रहे। 35 होगा फिर। आप लोग जाओ, अब आके नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? आके नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोग जाओ। हाँ हाँ जी बताइए। सर वो 35 होगा। 35 आ रहा है सर। गलत अच्छा लिख साहब। के भेज दे। हाँ सर एक चीज जरा हाँ आपको भेज देना कैसे लगाए। हाँ हो भेज सकता दूंगा है सही हो, सर। हाँ, क्या सर? हो सकता है सही हो। हाँ सर। सर एक चीज पूछ रहे थे, ये आपने सबसे ज्यादा वाले टाइड बताए ना, तो इस सबसे ज्यादा टाइड्स वाले का रीजन क्या है साउथहैम्पटन का? हाँ वो भी मैंने बताया कि वहां पर क्या था, 2 हाई टाइड, ये नॉर्थ सी है। देखो ये साउथहैम्पटन है, कोस्ट ऑफ लंदन। यहाँ पर क्या, ये नॉर्थ सी है, ये इंग्लिश चैनल है। ठीक है, तो 2 टाइड इसको नॉर्थ सी के मिल जाते हैं और 2 टाइड इंग्लिश चैनल के मिल जाते हैं इस जगह पे। तो इस कारण से इसके हो जाते हैं 4। ठीक है, सर ये वाटर बॉडी भी इधर 3 जगह से गिरी हुई है ना? स्थिति ऐसी है ना, इसकी स्थिति ऐसी है। नहीं देखो, 3 जगह से घिरे होना जरूरी नहीं है टाइड आने के लिए। ओके। बात यह है कि भले ही 3 जगह से, अच्छा क्वेश्चन बोल दिया आपने, एक जगह से घिरा हो तब भी टाइड आएगा, 2 जगह से घिरा हो तब भी टाइड आएगा। ठीक है, और 3 तरफ से घिरा हो तब भी टाइड आएगा। तो सर डिफरेंस रहेगा टाइड में, मतलब हाई टाइड या लो टाइड नहीं में अगर ये जगह से गिरे हुए हैं तो? नहीं, उसका हाइट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत दूर से खींचता हुआ आ रहा है। हम्म ये 3 तरफ से घिरा हुआ है, ये देखो, हम्म ये 2 तरफ से घिरा हुआ है, और ये जगह एक तरफ से घिरी हुई हम्म। है। ये एक तरफ से है, ये 2 तरफ से है, ये 3 तरफ से है, और तीनों जगह टाइट आएगी। कहने का मतलब है कि एक तरफ हमेशा खुला हो, है ना, और किसी बड़ी विशाल जलराशि सागर या महासागर से संबंधित। और कोई डाउट किसी को?
सर ये सर ये पूछिए सर जहाँ ये पूछ जो रहे थे पहले। 24 आवर और 50 मिनट्स लग रहे हैं टोटल, तो जैसे आपने बोला कि 2 हाई और 2 लो आएंगे, तो हाई टू लो और लो टू हाई जाने में 6 आवर 12 मिनट 12.5 मिनट लगेगा ना, क्योंकि वो टाइम भी 4 में फिर डिवाइड होगा। नहीं, जब अच्छा। हाई टाइड आएगा तो 2 हाई टाइड आएंगे, हम्म, जब लो टाइड आएगा तो लो टाइड। हाई टाइड हमेशा रोज नहीं आता है ना। हम्म, हाई टाइड कब आएंगे उसका भी है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन या इक्लिप्स के दौरान। इक्लिप्स मतलब कि ग्रहण के दौरान आएंगे। और लो टाइड कब आएंगे? लो टाइड आएंगे नॉर्मली सप्तमी और अष्टमी के दिन आते हैं। नॉर्मल टाइड सप्तमी और अष्टमी को आते हैं, जो लो टाइड से हाई होता है। लो टाइड तो रोज आते हैं, ओके। ठीक है। लेकिन जब नॉर्मल टाइड आएगा तब लो टाइड नहीं आएगा। नॉर्मल टाइड के दौरान पर जो चंद्रमा होगा वो क्वाड्रेंटल फेज, मतलब 90 डिग्री। सूर्य यहाँ है, चंद्रमा यहाँ है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो सप्तमी या अष्टमी के दौरान ये आता है। और लो टाइड रोज आता है, जहाँ आता है वो 12 घंटा 25 मिनट, ठीक है, 2 सेकंड के अंतराल में वहां पर आता है। लेकिन यही लो टाइड नॉर्मल टाइड बन जाता है सप्तमी अष्टमी के दिन, और यही लो टाइड हाई टाइड बन जाता है कब? जब अमावस्या सिद्धि की को। कंडीशन होती है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी एक सीध में आता है। अब किसी जगह पर जब वहीं पर नॉर्मल टाइड आता है तो जो ऊंचाई होती है, और वहीं पर जब हाई टाइड आता है जो ऊंचाई होती है, उन दोनों में अगर ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, तो उसे ही स्प्रिंग टाइड कह देते हैं। लेकिन डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? नीप टाइड। डीप। ज्वार एवं फटा हुआ। और किसी को डाउट है? कुछ भी डाउट हो कहीं से भी, पिछली क्लास के भी डाउट हो तो वो लोग रुके रहे, पूछ लें। कवर हो गया सर, इसका ज्योग्राफी का तो अभी कवर हो गया। मैम ने जब पूछा वो एक इब टाइड पूछ रहा था मैं, तो वो चीज आपने बताई दी। हाँ, अच्छा डाउट था, अच्छा डाउट। और कोई डाउट हो दीपक बताइए। सर पॉलिटी से है। अरे यार, यहाँ पॉलिटी अभी ना पूछो, है ना, हमको कॉल कर लेना। एक छोटा सा ही है सर, वैसे ज्यादा बड़ा नहीं है। सर समुद्र में जो एक जल बवंडर होता है वो क्या होता है? साइक्लोन। जल बवंडर। हाँ हाँ, साइक्लोन्स वो पूछ कल मुझसे। के सर उसमें भी आया था, पेपर में भी आया था सर। भंवर, भंवर होती, भंवर, है ना, भंवर होती है, उसे कहते हैं महासागरों में, है ना। ये जब कि समंदर में लो प्रेशर कहीं पर बहुत तगड़ा क्रिएट हो जाता है, चारों तरफ से हवाएं आती हैं, है ना, तो वो उस पानी में लहर पैदा करती है घुमावदार, है ना। या फिर कहीं पर बहुत अधिक कोई जगह है जो महासागरीय धाराओं से घिरी हुई होती है, तो वहां पर भी इस तरह की भंवर पैदा होती है। या फिर कहीं पर अचानक से गहराई जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वहां पर पानी नीचे की ओर गोल गोल घूमते हुए दिखाई देता है। भंवर का मतलब होता है कि गहराई बहुत अधिक, अचानक गहराई बहुत अधिक बढ़ गई है, ये इसका कारण है। सर अभी करंट थोड़ी पढ़ा है आपने। हाँ? सर करंट थोड़ी पढ़ा है अभी। सर हवाएं करंट होती है ना। करंट, करंट, ओशन करंट का मतलब होता है महासागरीय धाराएं, अंग्रेजी में कहते हैं धाराएं धाराएं। ओशन करंट, ठीक है। करंट मतलब होता है धाराएं, महासागरीय सर वो पढ़ाया धाराएं। थोड़ी भी आपने। अभी नहीं पढ़ाया, अभी कहाँ पर पढ़ाया, अभी हाँ तो कुछ नहीं पढ़ाया। हाँ, तो
जस्ट उसमें हुआ भी कवर करोगे ना सर? साइक्लोन तो उसमें भी कवर करोगे ना? मैंने अभी जो बताया है ये कुछ नहीं बताया है। जब बताएंगे तब समझ में आएगा। यस सर। ओके सर, थैंक यू। पॉलिटी का है वो मैं पूछ लूंगा आपसे। अभी पूछ लो, अभी Yes. किसी को पूछना कोई टेंशन, कोई और क्वेश्चन ना हो तो अभी पूछ लो। बाद में बात समय मिलना बहुत मुश्किल होता है, दिन भर काम करती है। सर इसमें अभी है ना टेस्ट हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि जो सिटीजन है अगर किसी को रजिस्ट्रेशन पे सिटीजनशिप दी है तो वो प्राइम मिनिस्टर के सॉरी क्या प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए एलिजिबल है क्या? नहीं है सर। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन से यस सर। है? यस सर। किसी भी तरह से पंजीकरण या बाई बर्थ जिसको सिटीजनशिप मिली है वो एलिजिबल है। हाँ सर, यही चीज दे रखी थी उसमें। उसको फुल राइट। और अमेरिका में जबकि उसका उल्टा है। शरणार्थी नागरिक जो होंगे उनको ये अधिकार नहीं होगा। मेरा गलत हो गया था सर, मैंने नहीं जो है पंजीकरण से भी नागरिक बन रहे हैं उनको पूरा वैसा ही अधिकार होगा जैसा कि जिनके पास बर्थ के बाई बर्थ राइट है। ठीक है, बाई बर्थ जिनके पास जैसा राइट है ना, वैसा ही क्या कहते हैं इनको मिलेगा। अब जो है देखो, इनको ही देख लो, प्रणब मुखर्जी नहीं, कोई एक थे जो थे माइग्रेटेड थे, मतलब कि लाहौर से थे, बाद में आए थे, उनको पंजीकरण के थ्रू यहाँ पर मिला था, अभी नाम नहीं याद आ रहा मुझे। हाँ सर। और बने थे राष्ट्रपति थे। तो ये कोई बात नहीं। यहाँ पर बस शरणार्थी नागरिकता ना हो, पंजीकरण हो या बाई बर्थ हो, दोनों को समूल अधिकार। क्या आंसर क्या सही था उसमें? हाँ सर, आप जो बता रहे हो वही सही था, लेकिन मैंने नहीं लगा दिया था। अच्छा, एक चीज और थी सर इसी के अंदर। तो सर हाँ सर, इसमें रजिस्ट्रेशन के भी टाइप्स हैं, तो सभी टाइप्स वालों को इंक्लूड होगा क्या? रजिस्ट्रेशन पंजीकरण में न्यूट्रलाइजेशन है या राज्यों का अधिग्रहण है ना, ये सारे के सारे टाइप उसके अंतर्गत आते हैं। ओके सर। मूल भारतीय है ना, वापस आ गया इंडिया, हमने अपना लिया, सर्टिफिकेट दे दिया, तो पूरा अधिकार है। अगर नहीं अधिकार है तो कोई आएगा क्या करने? एंग्लो इंडियन को तो रिजर्वेशन मिल रहा है इस समय। मूल भारतीय कोई, अभी मेरी एक स्टूडेंट ही है, खुद एंग्लो इंडियन है, उसको बिल्कुल हिंदी नहीं आती, उसको हमको बताना पड़ा कि क्या कहते हैं कि हनुमान जी या शंकर जी कौन होते हैं। सोचो, यहाँ पर इंडिया में मान लो रूल करेगी, आरक्षण का लाभ मिल करके बहुत तगड़ा आरक्षण होगा, है ना, लेकिन उसको हमने कहा कि अबाउट द हनुमान या एलिफेंट, तो यहाँ तक नहीं बताया कि वो एलिफेंट गॉड है कि मंकी गॉड है ना। तो फिर उसको सबकी फोटो भेजा मैंने, उसको उसका असाइनमेंट पूरा जानते हो क्या था? नेक्स्ट असाइनमेंट, उसका नेक्स्ट असाइनमेंट था कि सारे गॉड इंडियन तुमको पता होने चाहिए है कि नहीं? अब उनको सारे गॉड पता है, किसी पूछो सबके बारे में बता। तो ये ऐसी हालत है। सर ये एंग्लो इंडियन को तो आरक्षण मिला है। सर ये जो उसमें राज्यसभा में जो था वो नहीं, जो 12 मनोनीत करने का जो था उसको हटा दिया है क्या अभी? हाँ। नहीं, उसको कैसे हटा देंगे? वो जो था हटाया गया है, जो एंग्लो इंडियन बैठते थे, हाँ, एंग्लो इंडियंस को भी और उनको भी, उसको भी। ये 12 नॉमिनेशन वाला कहाँ हटा? ये तो है सर दोनों पे ही था कि अगर वैसे उसमें एंग्लो इंडियंस हट गया। हाँ, वो एंग्लो इंडियन जो लोकसभा में बैठते वो तो लोकसभा का था। हाँ सर। हाँ, तो राज्यसभा एज इट इज बरकरार है। ठीक है, और किसी कोई डाउट?
यस सर, इसका जैसे इन्होंने हाँ अभी बात किया तो शरणार्थी अभी जो आए थे, जो जी अभी जो अमेंडमेंट हुआ है सीएए में 2019 का, तो अगर उसको नागरिकता मिल गई तो क्या वो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकता? नहीं, वो शरणार्थियों नहीं को लड़ नहीं मिलेगा। ऑलरेडी शरणार्थी हमारे यहाँ है ना। ऑलरेडी शरणार्थियों को जगह दी गई है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला वहां पर है, उनके पास एक्स्ट्रा एरिया बढ़ाने का अधिकार नहीं होता। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के बाहर हिमाचल प्रदेश में ही कहीं पर जमीन खरीद सके उसका अधिकार नहीं होगा। वो किसी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकते, कभी धरना प्रदर्शन में नहीं जा सकते, कभी भी क्या कहते हैं ये सब चीजें नहीं कर सकते, नहीं वोट नहीं, भी नहीं कर वो क्लियर हो गया। जिसने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 से नागरिकता ले ली, यानी कि पंजीकरण करा लिया, तो वो पंजीकरण के दायरे में तो आ गया ना वो, कि अगर कोई पाकिस्तान से नहीं, आ गया। पंजीकरण से जो आया है तो उसको जी अधिकार होंगे। जी जी जी, वही शरणार्थी उसके। नागरिकता का कॉन्सेप्ट अलग है, उनको उनका कैटेगरी ही अलग है ना। ये शरणार्थी नागरिकता उनको वो तो एक जगह दे नागरिक है दी ही नहीं। जाती है। पहला है बाई बर्थ, है ना, दूसरा है क्या रजिस्ट्रेशन, तीसरा है ये शरणार्थी वाला। तो ये 3 अलग कैटेगरी। बाई बर्थ बाई रजिस्ट्रेशन को वही अधिकार, इनको नहीं अधिकार। वोटिंग राइट भी केवल नहीं है ना रहने फिर। कुछ नहीं, वोटिंग राइट भी नहीं है ना। सीधी अब सीधी जो सी है बात है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल वोटिंग। अमेंडमेंट करके इनको अगर अधिकार बढ़ा दे तो बात अलग है। जी, मतलब सीधी सी बात है, जिसका इलेक्टोरल रोल में नाम है वो दे सकता है, और इनका हाँ होता ही नहीं है तो मतलब ही नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात। थैंक यू सर। और किसी कुछ पूछना भाई? सोनू जी कुछ पूछना है आपको? शशांक जी, सोनू जी, प्राची जी, मिहिर, गौरव, धर्मेंद्र, किसी को कुछ पूछना हो तो बैठा हूँ। नहीं सर, बस। चलिए तो सभा समाप्त की जाए। जी सर। जी सर। ओके सर। हैव अ गुड डे।